नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, जो हमारी श्रृंखला मॉडर्न हिस्ट्री में चल रही है, इसमें देखिए 26 अप्रैल 1748 को मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद अगला मुगल बादशाह जो बनता है या कौन बनता है, अहमद शाह। ये ध्यान रखिएगा कि जो अगला बादशाह बनता है अहमद शाह बनता है। और अहमद शाह का जो टाइम ड्यूरेशन है 1748 से 1754 ईस्वी तक है। 1748 से 1754 ईस्वी तक है। तो इसमें देखिए अहमद शाह अवध के सूबेदार सफदरजंग को अपना वजीर बनाता है, प्रधानमंत्री बना लेता है। इसने हिजड़ों के सरदार जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि प्रदान कर देता है। अहमद शाह के समय में अब्दाली ने भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किया, 1748 से लेकर के 1759 तक। अब्दाली 1767 ईस्वी में भारत पर अंतिम आक्रमण किया था। भारत से वापस जाने से पूर्व अहमद शाह अब्दाली ने अपने द्वारा जीते भारतीय प्रदेशों की सूबेदारी रोहिला सरदार नजीब उद्दौला को सौंप दिया, जो मुगल साम्राज्य का मीर बख्शी था। अहमद शाह के समय राजमाता उधमबाई के नाम से प्रसिद्ध महिला का प्रशासनिक कार्यों में अत्यधिक हस्तक्षेप था। उसे बिलाए आलम की उपाधि प्रदान थी, बिलाए आलम उपाधि प्रदान थी। मराठा सरदार मल्हार राव के सहयोग से इमाद उल मुल्क सफदरजंग को अपदस्थ कर मुगल साम्राज्य का वजीर बन गया, मुगल साम्राज्य का वजीर बन गया। आगे देखिए, इसमें जो नेक्स्ट होता है कि 2 जून 1754 को वजीर इमाद के मराठों के सहयोग से अहमद शाह को अपदस्थ कर अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय को उपाधि के साथ मुगल बादशाह बनाया गया। अब देखिए यहाँ से कौन आता है, आलमगीर द्वितीय आता है। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 5 सालों तक रहता है। आलमगीर द्वितीय अपने वजीर इमादुल मुल्क कठपुतली शासक था उसका। क्या इमादुल मुल्क जो कहता था वही ये करता था। इमाद ने 29 नवंबर 1759 को बादशाह की हत्या कर दी। आलमगीर द्वितीय के बाद अली गौहर शाह आलम द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल बादशाह बनता है। अब देखिए शाह आलम द्वितीय का समय जो होता है यह 1759 से लेकर 1806 तक है, लंबा समय तक है। और इस समय दोस्तों कई घटनाएं होती हैं, आपको याद रखिएगा, कई घटनाएं होती हैं। प्लासी का युद्ध तो या षड्यंत्र आलमगीर द्वितीय के समय ही हो जाता है, लेकिन इस शाह आलम के द्वितीय के बीच में कई घटनाएं होती हैं, जिसको जरूर आप सब याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पढ़ते समय आपको नोटिस देना पड़ेगा कि शाह आलम द्वितीय के समय में बहुत घटनाएं घटी और जिनका भारत के इतिहास से बड़ा दूरगामी परिणाम भी पड़ा है। तो देखिए शाह आलम द्वितीय उसके उत्तराधिकारी केवल नाम मात्र के ही सम्राट थे और अपने अमीरों, मराठों और अंग्रेजों के हाथों की कुटपुतलियाँ थे। शाह आलम द्वितीय 1764 में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई का निर्णायक बक्सर के युद्ध बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम का साथ दिया और इस युद्ध में कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने भी हिस्सा लिया। देखिए इसके समय में एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है, या कौन सा युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है, याद रखिएगा, कई बार यही पूछ लिया जाता है कि जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो दिल्ली का नवाब कौन था। तो यह शाह आलम द्वितीय थे। कौन थे, शाह आलम द्वितीय थे। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित होने के बाद शाह आलम द्वितीय 1765 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी इलाहाबाद से संधि करनी पड़ी। यहाँ से इतिहास में काफ़ी परिवर्तन हो जाता है। 1765 में क्या हो जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी संधि करनी पड़ती है, जिसके बाद उसे कई वर्षों तक इलाहाबाद में अंग्रेजों का पेंशन भोगी बन के रहना पड़ा। क्या बना, पेंशन भोगी हो गया। 1772 ईस्वी मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने पेंशन भोगी शाह आलम द्वितीय को एक बार फिर राजधानी दिल्ली के मुगल सिंहासन पर बैठाया। कब बैठाया, 1772 में। 1780 में रोहिला सरदार गुलाम कादिर ने सम्राट को अंधा कर दिया और 1806 में शाह आलम की हत्या कर दी जाती है। तो 1806 में क्या कर दी जाती है, हत्या कर दिया। शाह आलम द्वितीय के समय दिल्ली में अंग्रेजों का अधिकार 1803 ईस्वी हो गया था। शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार क्या होता है, हो गया है। शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक अगला मुगल बादशाह बनता है। कब से, 1806 से लेकर के
शाह आलम द्वितीय दिल्ली को अधिकार 1803 ईस्वी में हो गया और शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर द्वितीय 1837 तक मुगल बादशाह बनता है। अकबर द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में रहने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। इसके समय बादशाह मात्र लाल किले तक ही सिमट गया, मतलब अब सारी अधिकार धीरे धीरे किसको चला गया दोस्तों, अंग्रेजों को चला जा रहा है। अब यहाँ एक जस्ट एक कठपुतली टाइप रह गए हैं। 1837 में अकबर द्वितीय की मृत्यु के बाद बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1862 में अंतिम मुगल सम्राट बना। तो याद रखिएगा कि बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। कौन सा? अंतिम मुगल सम्राट था। बहादुर शाह द्वितीय जफर के नाम सुपनाम शायरी लिखा करता था। 1875 विद्रोहियों के साथ देने के कारण अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित कर दिया और 1862 में अंतिम मुगल सम्राट की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए यहाँ से कहानी परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि इसी बीच में आपको याद रखना पड़ेगा कि 1857 से क्रांति स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए 1761 से 1770 नजीमुद्दौला दिल्ली का सरोश तानाशाह था। अहमद शाह अब्दाली मराठों के बीच निर्णायक तिथि पानीपत युद्ध के समय 1761 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। सैयद बंधु इसमें क्या थे? तुर्क शासन निर्माता किंग मेकर के थे। इन्होंने कुल 6 मुगल शहजादों को बनाया था। इनमें देखिए रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दौला, नेक्सियर, फर्रुखियर, इब्राहिम मोहम्मद शाह आदि थे। मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में नासिर खान ने कहा कि जब स्वर्ण को ही जंग लग गया तो लोहा क्या करेगा। याद रखिएगा, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि जब जो है स्वर्ण को ही जंग लग गया तो लोहा क्या करेगा। अब नवीन स्वायत्त राज्य जो 18वीं सदी में होते हैं, इसको देख लीजिए। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद ये सब उभर गए थे। अवध, मैसूर, पंजाब, हैदराबाद, रुहेलखंड, राजपूत, मराठे, कर्नाटक आदि। तो अवध के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट क्षेत्र हैं जहाँ से भी इनका भी काफ़ी योगदान रहा है। किसमें? आज़ादी के समय में। देखिए पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूर्व में कर्मनाशा नदी तक फैला अवध का सूबा एक विस्तृत और समृद्धशाली क्षेत्र था। अवध स्वतंत्रता घोषणा 1722 में शहादत खां बुरहान मुल्क ने की। ईरानी शिया गुट की स्कूल सदस्य मुगल सम्राट बहादुर मोहम्मद शाह अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया। शहादत खां ने नादिर शाह के आक्रमण के समय शाही मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। अपने नाम और सम्मान की रक्षा करने के लिए ही शहादत खां ने 1739 में क्या किया? आत्महत्या कर लिया। और लगता है कि यही एक ऐसा बादशाह था जो कि किसी चीज़ को दिल पे लिया। शहादत के बाद उसका भतीजा और दामाद सफदरजंग अबुल मंसूर खां अवध का नवाब बनता है। 1742 में सफदरजंग ने कुछ समय तक पटना पर अधिकार कर लिया। सदस्य वाली मोहम्मद शाह ने इसे अपना वजीर नियुक्त कर दिया। 1748 में अहमद शाह अब्दाली और मुगलों के बीच लड़े गए मणिपुर के युद्ध में मुगलों के साथ दिया और सम्राट अहमद शाह को वजीर का पद प्राप्त हुआ। सफदरजंग में फर्रुखाबाद के बंग नवाबों और जाटों के विरुद्ध सैन्य अभियान किए। अंततः जयपाल सिंधिया और मल्हार राव के साथ नवाब में एक मैत्री संधि हो गई। 1753 में बादशाह अहमद शाह ने सफदरजंग को वजीर के पद से बर्खास्त कर दिया और 1754 में अवध में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। सफदर के बाद उसका उत्तराधिकारी पुत्र शुजाउद्दौला बना। कौन बना? शुजाउद्दौला। इसने 1759 में अली गौहर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को लखनऊ में शरण दी। क्या की? लखनऊ में शरण देता है। और 1761 ईस्वी में लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध में शुजाउद्दौला अहमद शाह अब्दाली के साथ दिया। अंग्रेजों और बंगाल में अबदस्त नवाबों मीर कासिम के बीच लड़े बक्सर के युद्ध में 1764 और शुजाउद्दौला ने बंगाल के नवाब का साथ दिया। अवध का अगला नवाब शहादत खां 1738 से 1814 हुआ, जिसने अंग्रेजों की सहायक संधि कर ली। अंग्रेजों ने अवध को तब तक एक मध्यवर्ती राज्य मतलब बफर स्टेट के रूप में प्रयोग किया जब तक कि उनका मराठों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं हो गया। उनका मेन था कि मराठा जो शक्तिशाली थे, इनकी शक्ति को किसी न किसी प्रकार से कम करना। अवध का जो अंतिम नवाब वाजिद अली शाह 1847 से 1856, इसी के शासनकाल में अवध पर कुछ शासन का आरोप लगाकर 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया।
किसमें मिला लिया गया, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे अवध से, जहाँ से भी प्रश्न बनता है। अब देखिए नेक्स्ट होता है हैदराबाद। हैदराबाद में स्वतंत्र आसफ जाही वंश की स्थापना और मोहम्मद शाह द्वारा दक्कन में नियुक्त सूबेदार चिनकिलिज खां ने 1724 ईस्वी में की। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने 1722 में चिनकिलिज खां को दक्कन के 6 सूबेदारी सौंपी, और जिसका मुख्यालय कहाँ था, औरंगाबाद था। जिसका मुख्यालय कहाँ था, औरंगाबाद था। चिनकिलिज खां द्वारा 1724 में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना के बाद मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने आसफ जाह को उपाधि प्रदान की। सकुरखेड़ा के युद्ध में चिनकिलिज खां ने मुगल सूबेदार मुबारिज खां को पराजित किया। कौन सा, सकुरखेड़ा में। 1748 में चिनकिलिज खां की मृत्यु के बाद हैदराबाद में कोई ऐसा योग्य निजाम नहीं था जो अंग्रेजों से टक्कर ले सकता। हैदराबाद भारतीय राज्यों में ऐसा प्रथम राज्य से बेलजली की सहायक संधि के तहत एक आश्रित सेना रखना स्वीकार किया। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। अब देखिए कर्नाटक में, नेक्स्ट देखिए कर्नाटक है। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य का संस्थापक सादतुल्ला खां को माना जाता है। इसने आरकाट में अपनी राजधानी बनाई। कर्नाटक का प्रयोग अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच भारतीय युद्ध के मैदान के रूप में किया। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के साथ गुप्त और षड्यंत्र का पत्राचार करने का आरोप लगा। कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली और उनके उत्तराधिकारी ओमदूत उलमेर राजगद्दी से छीन लिया। अब देखिए यहाँ पे राजपूतों के साथ क्या होता है। राजपूत जो 18वीं सदी में एक पावरफुल ये भी हैं। 18वीं सदी में राजपूत शासकों में सवाई राजा मिर्जा जय सिंह का स्थान सर्वोपरि। इन्होंने विज्ञान कला क्षेत्र में जयपुर में स्थापना की। सवाई राजा जय सिंह कुशल शासक होने के साथ साथ महान विधिवेत्ता, खगोल शास्त्री, नगर नियोजक, नगर संस्थापक एवं वैज्ञानिक थे। आमेर के राजा जय सिंह मिर्जा राजा सवाई सिंह की उपाधि बहादुर बादशाह जहांगीर शाह ने दी थी। जय सिंह ने मथुरा, उज्जैन, जयपुर, दिल्ली में आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशालाओं का निर्माण कराया। आमेर के राजा जय सिंह को अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध करवाने का श्रेय भी दिया जाता है। जय सिंह ने जीज मोहम्मद शाही नाम से सारणियों का ऐसा सेट तैयार करवाया जिससे खगोल संबंधी पर्यवेक्षण में मदद मिलती थी। अब देखिए जो नेक्स्ट हमारे आ रहे हैं भरतपुर। कौन सी एरिया है, भरतपुर है। तो भरतपुर में देखिए, भरतपुर में स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना चूड़ामन और मदन सिंह ने की थी। जाट नेता सूरजमल को जाट जाति का प्लेटो कहा जाता है। इससे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार फैक्ट पूछ लेता है। अब देखिए रुहेलखंड आ रहा है। स्वतंत्र रुहेलखंड की स्थापना मीर दाऊद और अली मोहम्मद खान ने किया। रुहेला सरदार नजीब उद्दौला अहमद साहब अली का विश्वासपात था। उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद के आसपास बंगस पठानों 1714 में एक स्वतंत्र अंतर्राज्य की स्थापना की, जिससे मोहम्मद खां बंगस ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। अब देखिए नेक्स्ट आ रहा है मैसूर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तालीकोटा का निर्णायक युद्ध है। तालीकोटा का मैसूर तालीकोटा का निर्णायक युद्ध, जिसे विजयनगर साम्राज्य का अंत कर दिया। और शेषों पर जिन स्वतंत्र राज्यों का जन्म हुआ, मैसूर एक प्रमुख राज्य था। मैसूर में वाडियार वंश का शासन था। इस वंश का अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज द्वितीय के शासनकाल में राज्य की वार्षिक सत्ता देवराज और नंदराज के हाथों में थी। याद रखिएगा, देवराज और नंदराज के हाथों में थी। चिक्का कृष्णराज के समय दक्कन के मराठों, निजामों, अंग्रेजों, फ्रांसीसियों में अपने अपने प्रभुत्व को लेकर के संघर्ष चल रहा था। प्रभुत्व क्या चल रहा था? संघर्ष चल रहा था। चिक्का कृष्णराज के समय दक्कन, मराठों, निजामों, फ्रांसीसियों, इन सब में संघर्ष चल रहा था। मैसूर इस समय मराठों निजाम के बीच संघर्ष का मुद्दा बना था, क्योंकि मराठे लगातार मैसूर पर आक्रमण कर उसे वित्तीय और राजनीतिक दृष्टि से कमजोर कर दिया था। दूसरी ओर निजाम मैसूर को मुगल प्रदेश मानकर इस पर अपना अधिकार समझते थे। 1749 कब है? 1749 में नंजराज, कौन? नंजराज, जो मैसूर राज के राजस्व और वित्त नियंत्रक था, ने हैदर अली को उसके अधिकारी सैनिक जीवन की शुरू करने का अवसर दिया था। देखिए यही कहानी याद रखिएगा, हैदर अली एंड नंजराज। हैदर अली, नंजराज। टाइम है 1749
1749 जब हैदर अली की एंट्री होती है मैसूर की सेना में। किसमें? मैसूर की सेना में। अभी दोस्तों आगे देखते हैं कि जब उसकी मैसूर की सेना में एंट्री होती है, इसकी आगे कहानी क्या है। तो देखिए 1755 में हैदर अली डिंडीगुल का फौजदार बना। ये सब पॉइंट याद रखिएगा, कहाँ का फौजदार बना? डिंडीगुल का फौजदार बना। इसी समय मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर मराठों के आक्रमण का भय व्याप्त हो गया। परिणाम स्वरूप हैदर अली को राजधानी राजनीति में हस्तक्षेप कर नंदराज और देवराज को रानी से संन्यास लेने के लिए विवश कर दिया। देखिए कितना पावरफुल हो गया कि नंदराज और देवराज को क्या कर रहा है, इनको संन्यास लेने के लिए विवश कर देता है। मैसूर राज के हैदर विरोधी गुटों ने मराठों को मैसूर पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया और 1760 में हैदर मराठों के द्वारा पराजित हो जाता है। लेकिन शीघ्र पानीपत के तृतीय युद्ध में हुई मराठों की भयंकर पराजय ने हैदर अली की अपनी स्थिति को मजबूत करने का अवसर दिया। इसने दिया मराठों की पराजय 1761 होती है। 1761 ईस्वी तक हैदर अली के पास मैसूर की समस्त शक्ति केंद्रित हो गई। डिंडीगुल में हैदर अली ने फ्रांसीसियों के सहयोग से 1755 ईस्वी में एक शस्त्रागार की स्थापना कर लिया। याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। प्रश्न यहाँ से खूब बनता है, दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और हमारे चैनल एजुकेशन 790 को अवश्य आप सब सब्सक्राइब करिए, जिससे हम लगातार इन सब चीज़ों को आपके सामने लाते रहें। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक। दोस्तों याद रखिएगा, यह युद्ध अंग्रेजों की आक्रामक नीति का परिणाम था। हैदर अली ने अंग्रेजों को करारा जवाब देने के उद्देश्य से मराठे और निजाम संधि कर एक संयुक्त सैनिक मोर्चा बनाया। हैदर अली नेतृत्व वाले मोर्चे में अंग्रेजों के मित्र राज्य कर्नाटक पर आक्रमण किया और 1767 में हैदर और निजाम तिरुमलई संगम में पराजित हुए। निजाम हैदर का साथ छोड़कर अंग्रेजों की ओर हो गया और हैदर ने मंगलौर पर आक्रमण कर बम्बई में से आई प्रशिक्षित सेना को पराजित किया और उन्हें मद्रास के पीछे धकेल दिया। 1769 ईस्वी में अंग्रेज ने हैदर अली की शर्तों पर मद्रास की संधि हो जाती है। किसकी संधि हो जाती है? जिसकी शर्तों के अनुसार दोनों पक्ष एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को छोड़ दिया और इस तरह प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। इसका टाइम ड्यूरेशन न जाने कितने बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, 1767 से 1769 तक। और इसमें कौन सी संधि होती है? मद्रास की। इसके लिए मामासिरी MMS मद्रास, मंगलौर और श्रीरंगपट्टनम, जो 3 संधि होती है, इसको आप सब ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच होता है और यह मद्रास संधि के साथ समाप्त होता है। अब देखिए जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, यह स्टार्ट होता है 1780 से 1784 के बीच। इस युद्ध के समय एक बार फिर हैदर निजाम मराठों के बीच अंग्रेजों के विरुद्ध संधि कर ली। 1773 में अंग्रेजों ने मैसूर में स्थित फ्रांसीसी कब्जे वाले माहे पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया, जो हैदर के लिए एक खुली चुनौती थी। कहाँ पर कब्जा करते हैं? माहे पर। याद रखना, कौन? अंग्रेजों ने। 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को शुरुआत करे। उसने अंग्रेज जनरल वेली को बुरी तरह परास्त कर आरकोट पर अधिकार कर लिया। 1781 में हैदर का सामना अंग्रेज जनरल आयरकोट से हुआ, जिसे वारेन हेस्टिंग्स ने हैदर के विरुद्ध भेजा था। आयरकोट में पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर को परास्त अवश्य किया, लेकिन इसका कोई तात्कालिक लाभ नहीं मिला। 1782 में हैदर एक बार फिर अंग्रेज सेना को पराजित करने में सफल हुआ, लेकिन युद्ध क्षेत्र में घायल हो जाने के कारण 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। यह देखिए यहाँ से क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है और यहाँ से परिवर्तन होता है। अब क्या होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि हैदर अली मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो टीपू सुल्तान है, यह सत्ता का संभाल लेता है और इसने अंग्रेजी सेना के ब्रिगेड मैथ्यूज को 1783 में बंदी बना लिया। 1784 में एक टीपू ने द्वितीय युद्ध जारी रखा। अंततः दोनों पक्षों में मंगलौर संधि संपन्न हो जाती है। तो पहली मद्रास, दूसरी मंगलौर संपन्न हो गई, जिसके तहत दोनों पक्षों में एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को वापस
कर दिया, दोनों जीते हेतु से प्रदेश को वापस कर दिया। और मंगलौर संधि से असंतुष्ट गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने कहा कि यह लॉर्ड मैकार्टनी कैसा आदमी है, मैं अभी भी विश्वास करता हूं कि वह संधि के बावजूद भी कर्नाटक को खो देगा। तो दोस्तों आज हमारा यहाँ तक था, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। श्रृंखला हमारी जारी रहेगी, तो वीडियो को आप सब लाइक करिएगा और चैनल को आप सब अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हमारा अगला जो टॉपिक स्टार्ट होगा वह टीपू सुल्तान से स्टार्ट होगा। तो जय हिंद, जय भारत।